हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है सेल। सेल की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, सेल की स्टडी को क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी। आई थिंक सेल के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हो और 9th-10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा कि सेल होता क्या है। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि जो सेल है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्लियर? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, हर एक चीज़ किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि सेल से ही क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो बनता है बॉडी। क्लियर? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं हम सेल को। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसका जवाब होगा सेल। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड स्वान ने। किसने दी थी सेल थ्योरी? शेल्डन एंड स्वान ने। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किन से मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं और उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। और जितने भी नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक सेल है यहाँ पे, ठीक है, सपोज ये एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल जब भी डिवाइड करेगा, तो नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं ना कि जितने भी न्यू सेल्स हैं वो किन से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, इनका ही डिवीजन होता है। जैसे एक सिंगल सेल है, इसका ही डिवीजन होगा तो ये सेल बनेंगे। अब ये एक सिंगल सेल हो गया, ये सिंगल सेल फर्दर डिवाइड करेगा, ये नंबर ऑफ सेल बनाएगा। इतना आ गया समझ में? तो जो सेल्स हैं वो कैसे बनेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बनेंगे। क्लियर? All the largest cell in the universe is ostrich egg. Ostrich egg जो है वो है largest cell, और जो smallest cell है वो क्या है? बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्म गैलीस्पेक्टम। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है बैक्टीरियल सेल, लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच सेल। क्लियर? लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल, हमारे शरीर में सबसे लंबा सेल कौन सा है? नर्व सेल। क्लियर? एंड स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है हमारे शरीर का? आरबीसीज। इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। क्लियर? यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। सेल थ्योरी किसने दी थी? शेल्डन एंड स्वान ने। स्मॉलेस्ट सेल की क्या है? बैक्टीरियल सेल है। कौन सा? माइकोप्लाज्म गैलीस्पेक्टम। लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग, नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग, आरबीसीज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। क्लियर? डेड सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। 9th क्लास में आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन वो सेल लिविंग नहीं था। ओके, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था इन कॉर्क टिश्यू। लाइव सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूहोक इन ऑनियन प्लांट। लेकिन जो लाइव सेल था, जिस सेल में लाइफ थी, वो किसने डिस्कवर किया? ल्यूहोक ने। कहाँ से? ऑनियन प्लांट से। लेकिन जो डेड सेल था वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और जो लाइव सेल था वो किसने डिस्कवर किया था? ल्यूहोक ने किया था। और कहाँ से किया था? ऑनियन प्लांट से। क्लियर?
अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट हो, उसको क्या नाम दिया जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नाम दिया जाएगा। और जिस भी ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट हों, उसको क्या नाम दिया जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? आप ह्यूमन बीइंग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि आपके अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि आपके शरीर में ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, ये जितने भी ऑर्गन मैंने आपको बताए हैं, ये ऑर्गन अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलके बने हुए हैं। सो नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, सो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियल सेल क्या होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा 6 या 7 क्लास में आपने पढ़ा है। अमीबा क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? पैरामीशियम भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और प्लाज्मोडियम भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिन भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आप अपने आसपास जितने भी जीव जंतु देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, उन सब में मल्टी सेल्स प्रेजेंट है, इसीलिए उनको नाम दिया गया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ऐसा क्या है सेल के अंदर कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है? सो सेल वॉल, फर्स्ट कंपोनेंट है सेल वॉल। 9th क्लास में आपने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल्स में कि सेल वॉल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होगा उसकी आउटर कवरिंग किससे होगी? सेल वॉल से। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, क्या है ये? एक प्लांट सेल। इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन जो आउटर कवरिंग होगी ना इस प्लांट सेल की, वो क्या, किस नाम से जानी जाती है? वो नाम से जानी जाती है सेल वॉल। ठीक है, और ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर? ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ओके, अब इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड। सेल वॉल किससे मिलके बनती है? सेलुलोज से मिलके बनती है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है और ये डेड फॉर्म में पाया जाता है। जो सेल वॉल आप देखते होंगे ना प्लांट सेल में, जो सेल वॉल प्लांट सेल में होती है वो डेड फॉर्म में पाई जाती है, जिसमें 0% वाटर होता है। क्लियर? हाँ, स्टार्ट करें। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनेगी और सेलुलोज एक तरह का पॉलीसेकेराइड है और ये सेलुलोज डेड फॉर्म में पाया जाता है और इसमें वाटर की कंसंट्रेशन 0% होती है। क्लियर? और सेल वॉल का काम क्या है? प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? सेल वॉल का। क्लियर? ताकि जो सेल रप्चर ना हो, बर्स्ट ना हो या कोई बाहरी चीज़ उसको आके हार्म ना कर सके, ये काम सेल वॉल का होता है। ओके, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है और इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट और इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज जो कि डेड फॉर्म में पाया जाता है और इसमें 0% वाटर होता है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है
वो प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में पाई जाती है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये किससे मिलके बनती है? फॉस्फोलिपिड्स से मिलके बनती है। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मीन्स सेल मेम्ब्रेन का मेन काम है, सेल मेम्ब्रेन एक तरह की सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वो पता लगा सकती है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है सेल के लिए और क्या चीज़ बेकार है सेल के लिए। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को सेलेक्ट करके ही अंदर आने देती है और सेलेक्ट करके ही उसको सेल से बाहर रिमूव कर देती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का काम यही है कि वो मूवमेंट को रेगुलेट करती है। मीन्स सेल के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होगी, अगर उसमें कोई वेस्ट चीज़ प्रेजेंट है तो उसको वो बाहर कर देगी। अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ सेल के लिए है तो वो उसको अंदर अपने एब्जर्व करा लेगी। ठीक है, सो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। क्लियर? लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, वो है सेल वॉल। क्लियर? नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है सेल वॉल का। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1833 में। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन एंड मैनेजर ऑफ द सेल। सेल को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। सो जवाब होगा इसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1833 में किया था। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो शरीर है, आपके शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके शरीर को आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? सिमिलरली जो सेल है, सेल को कौन कंट्रोल करता है? सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं ना कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन एंड मैनेजर ऑफ द सेल। इन द न्यूक्लियस 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड। न्यूक्लियस के अंदर भी 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए। इतना आ गया समझ में? न्यूक्लियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये इम्पॉर्टेंट ही कवर करा रही हूँ मैं, ये बेफालतू की चीज़ें कवर नहीं करा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करा रही हूँ। अब जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं ना, डीएनए और आरएनए, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। न्यूक्लियोलस के अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं और उन न्यूक्लियस का नाम है, न्यूक्लिक एसिड का नाम है डीएनए और आरएनए। इसको डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये है एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये है सेल मेम्ब्रेन जो कि परमिएबल सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है और इसी के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर एक होता है न्यूक्लियोलस। क्लियर? ये है न्यूक्लियस, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोलस के अंदर 2 न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, सॉरी स्पेस कम पड़ रहा है। अब इसको मैं मिटा दे रही हूँ, न्यूक्लियोलस के अंदर का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियस और इसके अंदर ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाएंगे, आरएनए और डीएनए। ठीक है, अब इन आरएनए और डीएनए के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।
डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को किसने डिस्कवर किया? वाटसन ने डिस्कवर किया। आरएनए को माइसर ने डिस्कवर किया। डीएनए मॉडल विल बी गिवन बाय वाटसन, आरएनए इज गिवन बाय माइसर। और डीएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में पाया जाता है। सेल में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने अभी बताया नहीं है, वो मैं बताऊंगी। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के साथ साथ वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, दोनों में। एंड इट इज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्लियर? डीएनए इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मटेरियल and in the structure of DNA a nitrogenous base is present, adenine, guanine, cytosine and thiamine। इनका कहने का ये मतलब है जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसको डिस्कवर किया था वाटसन ने, और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस में भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। और डीएनए क्या कैरी करता है अपने साथ? जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? जैसे कि कोई न्यूबॉर्न बेबी होगा, उस न्यूबॉर्न बेबी के मदर और फादर के दोनों के गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे। गैमेट्स फ्यूज़ होने के बाद जो जेनेटिक मटेरियल मदर से आएगा और जो जेनेटिक मटेरियल फादर से आएगा, उन दोनों की मिक्सिंग के बाद ही तो एक जेनेटिक कोड मिलेगा ना उस बच्चे को। फॉर एग्जांपल हम आई कलर देखते हैं, अगर मम्मी का जो आई कलर है वो है ब्लू और फादर का जो आई कलर है वो है ब्लैक, दोनों के आई कलर बच्चे को मिलेंगे, लेकिन डिपेंड करता है मदर का जेनेटिक ज़्यादा डोमिनेट करेगा या फादर का। सपोज करो जो बेबी हुआ है उसकी जो आईज़ हैं वो हुई हैं ब्लू, सो उस बेबी ने किसके डीएनए लिया है अपने आँखों के लिए? मदर का। ठीक है, क्योंकि मदर की जो आईज़ हैं वो हैं ब्लू। इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए। क्लियर? डीएनए इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना डीएनए का, उसमें 4 तरह के बेस प्रेजेंट होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड थायामाइन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड थायामाइन। अब हम बात करेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड की। राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए, जिसको माइजर ने डिस्कवर किया था, एंड इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियोलस एंड साइटोप्लाज्म। जो आरएनए है वो न्यूक्लियोलस में और साइटोप्लाज्म दोनों में मिलेगा, लेकिन डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियोलस में मिलता था, और जो आरएनए है वो न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म में मिलता है, और ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। एंड इट हेल्प इन प्रोटीन मेकिंग। आरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन मेकिंग का काम होता है आरएनए का, और इसके अंदर 4 बेस प्रेजेंट होंगे। यूरेसिल इज फाउंड इन द प्लेस ऑफ थायामाइन। इसमें जो यूरेसिल प्रेजेंट था, इसमें जो थायामाइन प्रेजेंट था ना डीएनए में थायामाइन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 4 सेम ही बेस प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट थायामाइन। थायामाइन की जगह यहाँ पे आ जाएगा यूरेसिल। ठीक है ना? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड यूरेसिल। इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लेकिन आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें 4 बेस होंगे: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड थायामाइन। लेकिन आरएनए में 4 बेस होंगे: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। क्लियर?
अब ये जो 3 आरएनए हैं, mRNA, rRNA, tRNA, इनके फंक्शंस दिए गए हैं। ये mRNA क्या है? मैसेंजर आरएनए, rRNA राइबोसोमल आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, इनके फर्दर स्ट्रक्चर, इनके फर्दर फंक्शंस होते हैं अलग अलग। क्लियर? ये है इनके स्ट्रक्चर, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये है आरएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था ना, ऐसे। ठीक है। आरएनए का स्ट्रक्चर क्या था? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर था। ये है आरएनए का स्ट्रक्चर, ये है आरएनए का स्ट्रक्चर और ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब इनमें जो 4 बेस प्रेजेंट थे वो किस तरीके से प्रेजेंट हैं? एडेनिन डबल बॉन्ड थायामाइन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन। एडेनिन डबल बॉन्ड थायामाइन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन। क्लियर? ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। और आरएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन डबल बॉन्ड यूरेसिल, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। ठीक है, इतना आ गया समझ में? यहाँ ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो एडेनिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थायामाइन के साथ। और साइटोसिन गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा विद ट्रिपल बॉन्ड। और एडेनिन यूरेसिल के साथ भी बॉन्डिंग बनाएगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।